पंजाब जो है 6 स्टेट था पंजाब, अब 6 स्टेट बन गया, बीमारों की धरती बन गई। हमारे एक एक गांव में 20-20, 30-30 कैंसर के पेशेंट है, 50 पेशेंट है, और कैंसर ही नहीं और बहुत सारी बीमारियां हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मैं हरसिमरनजीत सिंह, विलेज मेरा केरा खेड़ा है, तहसील हबोहर, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, और मैं गांव में ही रहता हूं। मेरी फैमिली में मेरे मदर हैं और एक सिस्टर है, वो मैरिड है। मेरे पिताजी फार्मिंग करते थे और उसी से ही हमारा घर का जो है गुजारा चलता था। पिताजी पूरे प्रोग्रेसिव फार्मर थे, वो पूरा बायोडाइवर्सिटी के साथ यूनिवर्सिटी से कनेक्ट रहते थे। कभी मक्की की खेती कर रहे थे, कभी भिंडी के सीड का कर रहे थे, और बागबानी पे भी उन्होंने 2-3 एकड़ बाग लगाया हुआ था। छोटा सा ही मीडियम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो हम हमेशा ही उन्होंने हमारी स्टडी के लिए बहुत ख़ास ध्यान रखते थे और हमें सिटी में स्कूल में लगाया था। हम डेली वहाँ से अप डाउन करते थे, वैन से काफ़ी फ़ीस थी। गेम्स में भी हमें पार्टिसिपेट करवाते थे, तो इस तरह मतलब पूरा हमें गाइड करते थे। फादर साहब कभी भी मतलब मना तो करते ही नहीं थे किसी भी चीज़ के लिए, जो मांगते थे उससे ज़्यादा ही हमें मिलता था। पापा हमेशा ही पॉजिटिव रहते थे, मतलब कुछ भी कहीं बाहर जाना है या कुछ भी स्टडी के लिए। और ऐसे ही मम्मा का था, मम्मा ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है पर हर सपोर्टिव थे, मतलब पूरा सपोर्ट रहता था उनका। तो ऐसे मतलब दोनों ने हमें बहुत ही अच्छी परवरिश की। मेरे पापा मम्मा की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, और मतलब हम लोगों को देखते ही हैं उनसे, तो हमें ज़्यादा ही लगता था उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन था। कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो मम्मा को बोलना ही नहीं पड़ता था, पापा ही लेके आते थे। तो उस टाइम मूवी वगैरह देखने भी जाते थे, काफ़ी पहले की बात ही है ये तो, और घूमने भी जाते थे, हिमालयाज़ भी जाते थे। तो ऐसे था, बढ़िया था, मतलब अच्छा खुशी पूरा जीवन था हमारा। 2004-05 की बात है, तो मेरे फादर साहब को नाक से खून आता था, तो उसको हम नक्सीर बोल देते हैं इधर पंजाब में। वो कई बार आ जाता था, तो जैसे गांव में डॉक्टर होते हैं तो उनको दिखाया भी ये क्यों आता है, तो वो बोले गर्मी की वजह से ये आ जाता है, तो आप ऐसे गूंद कतीरा या कुछ और थोड़ी बहुत मेडिसिन दे देते थे। तो वो कभी कभी आता था, 2-3 महीने में एक बार आ गया, वही हम मेडिसिन वही थोड़ा बहुत लेके और ठीक हो जाता था वो। फिर अचानक से ही 2006 में वो कंटिन्यू ब्लड आने लगा, मतलब रुक ही नहीं रहा था। तो फिर हमने हमारे पास में राजस्थान में गंगानगर अच्छे हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। तो उन्होंने फिर एडमिट रखा 1 वीक तक वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बताया भी इनकी बायोप्सी होगी, नाक से मांस निकाल के हम उसका टेस्ट के लिए भेजेंगे। तो उसमें उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया भी कैंसर हो सकता है। उन्होंने वो बायोप्सी की, तो फिर उसमें हमें डायग्नोस हुआ भी इनको कैंसर है। फिर गंगानगर से हमें उन्होंने रेफ़र कर दिया बीकानेर, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कैंसर का हॉस्पिटल नहीं था तब। तो फिर ट्रेन से बीकानेर ही जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। पंजाब में एक बड़ी चिंता की बात कैंसर के बढ़ते मामलों की। इस इलाके में कैंसर काल बन चुका है। ये हाल किसी एक गांव का नहीं है, यहाँ कई गांवों में दूषित पानी के कारण कैंसर तेजी से फैल रहा है। पिछले 10 से 15 सालों में मालवा इलाके में कैंसर की बीमारी ने विकराल रूप ले लिया है। आज हालात ये हैं कि कई गांवों में ये बीमारी घर घर में दस्तक दे चुकी है। पंजाब एक समय था जब ये फूड बास्केट के नाम से जाना जाता था, और पंजाबी किसान को ऐसा माना जाता है कि अन्नदाता है ये। आज हालात ये हो गए हैं कि पंजाब इज़ नाउ 6 स्टेट। इट्स नॉट अ 6 स्टेट, नॉट ओनली 6 स्टेट, इट इज़ 6 स्टेट। पंजाब में कैंसर अभी कॉमन हो गया। इम्पोर्टेंसी रेट जो मर्दों के अंदर मर्दानगी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। वोमेन के अंदर इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, जिसका कारण ये है कि यहाँ पे अभी बेऔलादे जोड़े जो हैं, चाइल्डलेस कपल बहुत बढ़ गए हैं। पहले गांव में, शहरों में लीवर ट्रांसप्लांट सुनते थे, किसी का गांव के अंदर लोग भी लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के लीवर फेलियर हो रहे हैं, मर रहे हैं। 8-8 साल के बच्चों के जो गुर्दे फेल हो गए हैं, उनको डायलिसिस सेंटर तक नहीं है पंजाब के अंदर, उनको अपोलो में जाना पड़ता है, प्राइवेट। सरकारी डायलिसिस सेंटर नहीं है पंजाब के पास।
एक एक गांव में 30 से लेके 60 बच्चे डिसेबल्ड हैं। बहुत सारी स्टडीज आई, फिर जाके गवर्नमेंट ने माना कि पंजाब में कैंसर है। पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक सर्वे हुआ 2012 में, सर्वे के बाद में पंजाब गवर्नमेंट ने माना कि पंजाब के अंदर ये वाकई कैंसर की इतनी भयंकर है स्थिति है। तो 2006 से ही फिर हमने वहाँ बीकानेर चले गए, वहाँ स्टार्ट कर दिया। तो हमें यही पता चलता था, वो बोलते थे भी इनका ट्रीटमेंट चलेगा, ये ठीक हो जाएंगे। तब कीमो होती थी उनकी, हर 20 दिन बाद 25 दिन बाद उनकी कीमो होती थी। काफ़ी उसमें पैसा लगता था, उसमें 30,000 के करीब हमारा 20 दिन के बाद खर्च हो जाता था। बड़ा मुश्किल था वो। 7-8 कीमो हुई, उसके बाद उन्होंने रेडिएशन किया। काफ़ी 4-5 महीने हमें उधर ही मतलब रहना पड़ा बीकानेर में। मैं तो तब बहुत छोटा था, 16 साल का ही था। इस दौरान मेरे मम्मा थे और कभी बीच में चाचा चले जाते थे, कोई और रिलेटिव्स हैं, कज़न है, वो चला जाता था और ट्रीटमेंट चल रहा था। पापा भी ऐसे चल फिर रहे थे, वैसे उनको कोई चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं थी। 2008 तक उन्होंने बोला भी ये अब ठीक है, तो वो अपना घर पे आगे बढ़िया। पहले तो जैसे रेडिएशन से उनके पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी और वाल सारे झड़ गए थे, कीमो से, रेडिएशन से बिल्कुल पतले हो गए थे। खाना भी तब कम खाते थे। फिर धीरे धीरे रिकवरी होने लगी, खाना पीना सही हो गया, शरीर उनका फिट हो गया। तो हमें लग गया भी ये अब ठीक हो गए हैं पूरी तरह से। वो अपना नॉर्मल काम करने लग गए दोबारा, फिर से अपना एग्रीकल्चर करने लग गए। फिर दोबारा जब चेक करवा रहे थे, डॉक्टर ने बोला हमें 10 में दोबारा बोला डॉक्टर ने भी इनकी कीमो दोबारा करनी पड़ेगी। और तब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो फिर मैं भी साथ जाने लग गया उनके। तब तक हमारा काफ़ी पैसा लग चुका था, हमारे पास पैसा भी नहीं था ज़्यादा, तो इधर उधर से पकड़ के हम अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। कीमो चल रही थी, 2 साल हुई, तब थोड़ा टाइम और ठीक रहे। और फिर 22 सितंबर 2012 को हम गए थे मेडिसिन लेने इधर पंजाब में। तो उधर गए तो हम सुबह दोपहर तक पापा ठीक रहे। तो वहाँ काफ़ी रश था, नंबर हमारा लेट आ रहा था काफ़ी। तो 2-3 बजे तक पापा जैसे बेहोश से होने लग गए। तो इससे पहले भी 1 हफ्ता पहले भी वो घर पे ऐसे गिर पड़े थे। तो ऐसे ही हमने सोचा कोई चक्कर या कुछ ऐसा हो गया होगा। तो फिर उस दिन वो वैसे ही फिर बेहोश हो गए। तो फिर हमने वहाँ से हम घर आ गए। इधर हबोर में हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट किया और बुखार था उनको, तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और अगले दिन वो पूरा होश में आ गए, बिल्कुल ठीक हो गए। और फिर जब 26 सितंबर को मैं भी गया हुआ था, हबोर में ही काम कर रहा था कुछ, तो तब उस दिन फिर वो ऐसे ही बेहोश हो गए। और फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया वहाँ पे बीकानेर, तो उन्होंने बोला भी अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इनका अब टाइम हो गया है, अब ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे। तो फिर हम लोकल हबोर में ले आए और 26 तारीख को उनकी ऐसे डेथ हो गई। मतलब मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं बुर्जमार से रहने वाला हूँ। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, जो खेती से आमदन होती है। जो मेरा जीवन साथी थी वो ज़्यादा तो दर्द की शिकायत करते थे। जब 2005-7 में ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। जो डायग्नोज होया तो डॉक्टर ने बताया भी ये कैंसर की बीमारी है जो फर्स्ट स्टेज पे है। फर्स्ट स्टेज पे होने का मतलब भी अभी ये जो प्राइमरी है इसको छेती रिमूव करवा देना चाहिए। तो हमने फिर उसके बाद ये डॉक्टर की सलाह लेके चंडीगढ़ से इसको ब्रेस्ट रिमूव करवाया। तो डॉक्टरों ने जो ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद जो टेस्ट लिए उन्होंने कीमोथेरेपी के लिए एडवाइस किया, जो एक बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। अभी कमज़ोरी बहुत है जी, 1 साल के लिए तो खेती बंद ही हो गई। इस करके जो ये बीमारी है ये अकेली तो आउंदी नहीं, ये नाल आर्थिक पोजीशन भी बड़ी डाउन हो जाती।
जो मेरे बेटे, जब इसका बर्थ हुआ था, ये नॉर्मल था। ये 5-7 महीने बाद इसको जो बीमारी लगी वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई। जो उसको बोलने की, पर उसकी जो डेवलपमेंट है, फिजिकली डेवलपमेंट है, उसमें बहुत वो कमज़ोर है। पंजाब का जो सीनरियो के पीछे कारण जो रहा, उसका कारण ये था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वो सिर्फ वीट और ये राइस लेके नहीं आया था, उसके साथ पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आई थी। टेक्सटाइल को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी था कॉटन, तो इसलिए पहले देसी कॉटन की जगह पे यहाँ पे अमेरिकन कॉटन आया, जिसको नरमा बोलते हैं हम। तो ये इसकी क्या थी, यील्ड ज़्यादा थी, किसान को लगता था कि ये इसकी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो ये मालवा रीजन में सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया, जो 11 ज़िले थे मालवा के, इन्होंने सबसे पहले अडॉप्ट किया। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब अमेरिकन पेस्ट पड़ा इधर, अमेरिकन सुंडी के नाम से, तो डर्टी डजन एंड नास्टी 9, टोटल 21 पेस्टिसाइड्स ऐसी थी जिसको आप टच नहीं कर सकते। अब स्टडीज़ आ रही हैं, अगर टच कर ले तो आपका डीएनए डिफेक्टिव हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। अगर इनहेल करके तो भी खराब का, अगर आपने पी लिया किसी फूड के साथ आपके अंदर चला गया तो भी आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। वो इस एरिया के फार्मर्स ने अपने बिना किसी प्रिकॉशन के, बिना किसी गाइडेंस के, ये फार्मर्स ने डायरेक्ट फील्ड के अंदर गए और इन्होंने वो क्रॉप्स को उगाने के लिए, उसको बचाने के लिए, पेस्ट को बचाने के लिए इन्होंने उसका पेस्टिसाइड का यूज़ किया। पूरे वर्ल्ड का तन ढकने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लुधियाना के अंदर एज ए हब बनाया गया, जो सतलुज के रिवर के ऊपर लगी। तो यहाँ पे इन फार्मर्स को अपने स्कंजे में लिया इन्होंने कि आप कॉटन उगाइए। कॉटन उगाई इन्होंने। कॉटन के बदले में इनको क्या मिला कि वहाँ पे जितनी भी सॉइल थी, वाटर हेल्थ थी, इन्होंने डैमेज की। यहाँ पे एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हुआ, नाइट्रेट का, नाइट्रोजन पेस्टिसाइड का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, एंडोसल्फान, साइपर, मैलेथियन, एल्ड्रिन, ये सारी पेस्टिसाइड्स जो दुनिया के टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स थी, राउंड अप थी, ये सारी पेस्टिसाइड्स उस एरिया में गिरी। और उसका नेट रिजल्ट अभी ये आ रहा है कि वहाँ की जनरेशन अब अंडर रिस्क आ गई है, लेकिन पंजाब के कोई बाजू नहीं पकड़ रहा। जो एक कॉटन क्रॉप है उसके ऊपर 16 से 17 पेस्टिसाइड्स होती हैं। पेस्टिसाइड कंपनी जीत रही हैं, फर्टिलाइजर कंपनी जीत रही हैं, बायर एंड मोनसेंटो, ये दो हैं जिन्होंने कब्जा हमारे बीजों पे भी कब्जा कर लिया और स्प्रे भी इनकी है। बीजों में कब्जा करते करते हमारे देसी बीज बिल्कुल खत्म कर दिए और टोटली फिर अभी हाइब्रिड और मोनसेंटो से जो ओरिएंटेड जो बीज थे वही फील्ड में आने शुरू हो गए। बीमारी भी वो फैला रही थी फील्ड के अंदर और वो सोल्यूशन भी वो लेके आ रही थी, पेस्टिसाइड्स भी वो लेके आ रही थी। अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा था? कंट्रोल करना था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो सरकार की गवर्नमेंट एजेंसी थी, ये इसको रिसर्च प्रोजेक्ट लगा रही थी। और आपको पता है इसके ऊपर जो रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा किसका लगता है? रिसर्च, जितनी रिसर्च होती है ना पीएयू के, इसके ऊपर जितनी फंडिंग होती है वो बायर और मोनसेंटो करती है। आप सोचिए वो इको फ्रेंडली, फार्मर फ्रेंडली कैसे हो सकती है? वो कॉर्पोरेट फ्रेंडली होगी। एक आंकड़ा है कि पंजाब की जो धरती है, खेती योग्य जो जमीन है, पूरे भारत के साथ कंपेयर करें तो 2% है, लेकिन पेस्टिसाइड्स के मामले में 18% पेस्टिसाइड्स यूज करती है। उसमें से 80%, 18% में से 80% जो है वो मालवा कंज्यूम कर जाता है। जो हमारा पंजाब खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट है, जो हम बोलते हैं पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसमें एडीओज हैं, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट हैं। इनकी ड्यूटी क्या बनती थी? इनकी ड्यूटी बनती थी कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, भाई पेस्टिसाइड करनी है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अल्टीमेटली इस एरिया के अंदर एक एक सेल के रोए रोए के अंदर पेस्टिसाइड्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं, और ये एक पूरे एक जंजाल में फंस गया। कहने को तो ये खेती का बहुत बड़ा राजा है, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने कब्जा कर लिया है और दे आर डूइंग इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स।
पंजाब के अंदर पानियों को बहुत मसला चल रहा है। पंजाब के पानी, जो नदियों के पानी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, डाइंग इंडस्ट्री ने काले कर दिए हैं। 1966 के अंदर वर्धमान कंपनी पहली आई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी, तो उसने बहुत सारी डाइंग, छोटे छोटे डाइंग यूनिट्स लगाए। लोगों को पता नहीं था, ओसवाल आया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स इन्होंने लगाई। तो वो पानी पहले क्या थे, ये लोग नीचे गिराते थे, पानी लेते थे नीचे गिरा देते थे इसके अंदर, अपनी धरती के अंदर। धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे का पानी पूरी तरह पोल्यूट हो गया, वो यूज़ नहीं कर सकते थे। और इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए नदियों का ऊपर पानी चाहिए, क्योंकि उसका TDS लेवल लो होता है, इसलिए हमेशा ये दरियाई कंढे पे बसेंगे। पानी का TDS 10,000 तक चला गया, आर्सेनिक लेवल उसका 15 गुना ज़्यादा है, फ्लोराइड 16 गुना ज़्यादा है, नाइट्रेट लेवल 50 है, यूरेनियम तक पानी में चला गया। यूरेनियम जो सबसे टॉक्सिक एलिमेंट माना जाता है धरती का। और हमारी पंजाब गवर्नमेंट को गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी कि 10 दिनों तक नहरी पानी ना पिएं। जनाब, आपने तो गाइडलाइन जारी कर दी 10 दिन तक पानी ना पिएं, वो कौन सा पानी पिएं? धरती वाला जिसका TDS 10,000 है, जिसका यूरेनियम 1270 है, वो पिएं। इसका एक ही हल है कि कॉटन को उखाड़ दो, इसको अल्टरनेट दीजिए। वो किसान जहाँ पे कॉटन आप उगाने के लिए उनको मजबूर कर रहे हैं, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर बहुत सक्सेसफुल है। एक किसान 1 एकड़ में 3 से 4 लाख तक का फ्रूट निकाल सकता है, अगर पंजाब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उनका साथ दे तो। HMN एंड जारा दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड हैं टेक्सटाइल के अंदर। वो उनको क्या चाहिए? सस्ता कपड़ा चाहिए, और सस्ता कपड़ा इंडिया से उठाते हैं, बांग्लादेश से उठाते हैं, पाकिस्तान से उठाते हैं वो। Who will take the responsibility? ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को या एनजीटी को इन कंपनीज के ऊपर डालना चाहिए कि दे आर द रिस्पॉन्सिबल। समस्या ये है कि आप कॉज को तो आइडेंटिफाई कर नहीं रहे, ट्रीटमेंट को कर रहे हैं। मान लो मैं किसी को कैंसर हो गया, उसको कीमो लगा के आपने उसको सबसाइड कर दिया, जाएगा कहाँ पे? वो वहीं पे जाएगा ना, उसी एरिया में जाएगा, रहेगा तो वहीं जहाँ से कैंसर हुआ। इसके अंदर अगर आप पॉसिबल पंजाब को इस संकट से निकालना है तो आपको खेतीबाड़ी मॉडल चेंज करना पड़ेगा, और आपका इंडस्ट्रियल मॉडल भी चेंज करना होगा। पंजाब एग्री स्टेट है, यहाँ पे एग्रोवेस इंडस्ट्री होनी चाहिए और क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। इसकी पंजाब गवर्नमेंट की इकॉनमी भी बढ़ेगी और लोगों की हेल्थ भी बढ़ जाएगी। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਓ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਾਹੀਦਾ।